Good evening, everyone. We can start the session. Surya's Tiwari, you can go ahead and start the session. Hello to everyone. Good evening. I am Suryansh Tiwari. I am currently the marketing head of Insidon. Where I welcome you all for this great session today. That Mrs. Greswal Singh, she is senior software developer. Uh, she had 3 years experience in web development, and today she will be making us to know about the web development and the architecture of the web apps and web development. We may start this session. Hello, just give me a minute. हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है. Hello, am I audible? You are audible now. Okay. Just let me turn on my camera again. Yeah, hi, am I audible? Hi, yes, you are audible. Okay, hi everyone. So as Suryansh introduced me, so my name is Greswal Singh and I'm a senior software developer at Webri Invent. And in this session, we are going to learn about web applications and web architecture. So before we start, I wanted to know like how many of you have like already developed basic application or a website. So any of like how many of you have like developed application or a website? Okay, Akash, Jana. Anyone else? Okay, so can you tell me the difference between a website and a web application? Okay, so Kapil, right there. Anyone can you can type in the chat like if you have like you know the difference between a website and a web application because this comes with like at a very basic requirement where we like need to implement web architecture and where we don't, right? Okay, so I guess you don't know the difference, so I'll tell you the difference. So website and web application में जो difference होती है that is basically that website जो होती है वो mostly static होती है, तो उसमें हमारा data तो होता है एंड उसमें हमारे वीडियोस होते हैं, हमारी इमेजेस होती है. एंड अ वेरी गुड एग्जांपल आई हैव जो कि वेबसाइट की होती है दैट इज़ ndtv.com. जब आप विजिट करोगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट को तो यू विल सी कि वहाँ पे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, यू कैन क्लिक ऑन देम, यू कैन रिडायरेक्ट हो सकते हो दूसरे पेजेस पे, बट ज़्यादा इंटरएक्टिबिलिटी नहीं होती है. सो दैट इज़ वेबसाइट. एंड जब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की, सो वेब एप्लीकेशन में बेसिकली क्या होता है कि यूज़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाता है हमारे एप्लीकेशन से. एंड वेरी गुड एग्जांपल वी हैव लाइक फ्लिपकार्ट, इट्स वेरी गुड एग्जांपल. वी हैव नेटफ्लिक्स, वी हैव अमेजॉन एंड अ लॉट ऑफ वेब एप्लीकेशंस आर देयर. So this is the basic difference between website and a web application. And in this session जो हम जिस समझने वाले दैट इज़ वेब आर्किटेक्चर. सो जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं जहाँ पे यूज़र इंटरेक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सिर्फ वहीं पे हमें वेब आर्किटेक्चर की बात करनी होती है. ऐसे हमारे लाइक वेब आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए. So I'll start to share my screen. Is it visible, my screen? Yes, ma'am, your screen is visible. Okay, all right. So द फर्स्ट थिंग जब हम वेब एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, सो वहाँ पे आती है हमारी
लाइक हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को क्या करते हैं ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज लाइक फ्रंट एंड पार्ट एंड देयर इज अ बैक एंड पार्ट एंड डेटाबेस इज लाइक मोस्टली पार्ट ऑफ बैक एंड. सो ये बेसिकली 2 पार्ट्स में हम मेजरली डिवाइड करते हैं, दैट इज अ फ्रंट एंड साइड एंड अ बैक एंड साइड. फ्रंट एंड को हम लाइक वी आल्सो नो इट एज लाइक क्लाइंट साइड. सो क्लाइंट साइड क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. सो क्लाइंट साइड बेसिकली वो पार्ट होता है हमारे कोड का जिससे लाइक जो कि हमारे यूजर को दिखता है एंड यूजर जिससे यहाँ पे लाइक इंटरैक्ट करता है ना, दैट इज क्लाइंट साइड. सो क्लाइंट साइड की जो एबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो कोई भी डेटा उठाता है हमारे सर्वर से एंड इट सोज दैट डेटा ऑन टू द क्लाइंट एंड हमारे क्लाइंट से कुछ डेटा लेता है एंड देन इट लेता है एंड देन सर्वर पे देता है. सो बेसिकली दैट इंटरेक्शन दैट हैपेंस बिटवीन द यूजर एंड द सर्वर, that part of the code is known as client side code and ऐसे हम समझते हैं क्लाइंट साइड को. उसके बाद हमारा जो सर्वर साइड आता है या फिर जो बैक एंड होता है, सो बैक एंड बेसिकली जो भी होता है हमारे जो बिजनेस लॉजिक्स होते हैं, जितने भी हमारी कैलकुलेशंस होती है, डेटाबेस इंटरेक्शन होती है, दैट कम्स अंडर बैक एंड और सर्वर साइड. ऑलराइट, एंड डेटाबेस जो होती है, that part is basically meant to store data, because हम data obviously हमारे code में store नहीं करते हैं, we store data in our database, we obviously understand that. All right, so the next part that we need to understand कि हमारा जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वो एक्चुअली में लाइक इंटरैक्ट कैसे करता है हमारे सर्वर के साथ. All right, so let me okay, I'll change the tab. Okay, like I changed the tab. Is it visible, like the new tab? Surya's. Yes, ma'am, it is changed now. Okay, all right. सो जब भी हम किसी भी ब्राउजर पे जाते हैं, जब भी हम किसी वेबसाइट की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट थिंग होती है हमारे माइंड में, दैट इज अ ब्राउजर. बिकॉज ब्राउजर जो वही एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी वेब एप्लीकेशन या फिर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं. ठीक है, सो हम जब भी किसी भी ब्राउजर में जाके हमने फॉर एग्जांपल कोई सी भी हमने वहाँ पे URL डाली, तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या ही होता है. सो इट टेक्स आर URL. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी ब्राउजर पे जाकर यहाँ पे flipkart.com डालती हूँ, सो क्या होता है यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारे किसी भी ब्राउजर में जो परफॉर्म होता है, वो क्या करता है, वो उस हमारे डोमेन नेम से फिर जो हम नेम डालते हैं .com करके, सो वहाँ से हमारा IP एड्रेस वो निकालता है हमारे एप्लीकेशन का. ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड लाइक कि हमारे जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, आफ्टर वी डिप्लॉय दोज एप्लीकेशंस, उन्हें एक IP एड्रेस प्रोवाइड करा जाता है हमारे होस्ट के थ्रू. सो उस IP एड्रेस के थ्रू हमारा जो ब्राउजर होता है वो गेट करता है हमारे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एंड देन वो हमें ला कर देता है. ठीक है, सो जब ये प्रोसेस होती है तो यहाँ पे ना बहुत सारे ना रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की प्रोसेस होती है. बेसिकली जब भी हम URL पुट करते हैं तो हम अपने सर्वर से बात करते हैं, लाइक नॉट अस एज अ यूजर बट लाइक फ्रंट एंड जो डेवलपर्स होते हैं वो हमारे कोड में ऐसी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि गेट पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट हमारी जो ब्राउजर है वो हमारे सर्वर को बोलती है. सो मतलब क्या है इसका, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब आखिर क्या होता है. सो हम इसको वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल एक ऐसा ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके आप घर पे रहते हो, आपकी मम्मी रहती है, राइट. सो ऑल ऑफ अ सडन अगर किसी दिन आप घर पे हो तो मम्मी लोग बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, मैंने ना कपड़े धो के रख दिए हैं, उसको उठा, जाकर छत पे उसको रस्सियों पे डाल के आ जा सुखाने के लिए. So that is your that is the way that you can connect it. कि क्या होता है कि मम्मी फॉर एग्जांपल हो गई तुम्हारी क्लाइंट साइड, राइट. दैट इज द क्लाइंट की वो कह रही है कि ऐसा कुछ करना है, कुछ काम करना है. व्हाट शी साइड, उन्होंने बोला कि कपड़े मैंने धो के रखे, उसको सुखाने हैं. उन्होंने कुछ तुम्हें काम दिया, बोला कि ये सामान लो, छत पर जाओ और जाकर उसको सुखाने के लिए डाल दो. सो ऐसा कुछ हमारा प्रोसेस जाता है यहाँ पे. सो बेसिकली जब हम कोई भी फॉर एग्जांपल URL विजिट करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट होती है. सो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, गेट रिक्वेस्ट होती है, देयर इज अ पुट रिक्वेस्ट, फिर वहाँ पे पैच रिक्वेस्ट होती है, डिलीट रिक्वेस्ट होती है, राइट. सो वहाँ पे अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट होती है. रिक्वेस्ट इन सेंस कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे सर्वर से अलग अलग तरीके से बात करता है, अलग अलग काम देता है करने के लिए. ठीक है, सो अगर मम्मा ने बोला तुम्हें कि लाइक
सारा सामान उठाओ, जो भी हमने कपड़े धो रखे उसको जाके छत पे सुखाने के लिए डाल दो। सो उन्होंने तुम्हें कुछ सामान दे दिया, दैट इज दैट टर्न्स आउट टू बी योर बॉडी। हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मम्मी ने तुम्हें बोला पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए, सो एंड उन्होंने तुम्हें कपड़े दिए, दैट इज योर ये तुम्हारे बॉडी में जाता है। बॉडी इज अ टर्म दैट इज डिफाइंड इन हम जब कोई भी एपीआई कॉल्स करते हैं हमारे एप्लीकेशन में, हम जो भी कोई लाइक बेसिकली हम कम्युनिकेशन करते हैं ना हमारे सर्वर से, तो वहाँ पे हम टर्म डिफाइन करते हैं बॉडी, जहाँ पे हम जो भी हम डेटा देना चाहते हैं हमारे सर्वर को वो हम देते हैं, ठीक है। सो हमने वहाँ पे लाइक डेटा दिया एंड इट गोज टू द सर्वर, एंड सर्वर पे जो भी परफॉर्म करना होता है वो चीज़ें होती हैं। सो इस फ्लो में हमारा कोई भी डेटा हमारे सर्वर पे जाता है, ठीक है। एंड सेम वे में हमारा गेट रिक्वेस्ट भी काम करता है। सो गेट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल तुमने कपड़े जाके रस्सियों पे डाल दिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि जो तुम्हारी मम्मी होगी दैट इज क्लाइंट, राइट, एंड देन जो मम्मी ने बोला कि जाके कपड़े डाले, दैट इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट कह दिया तुम्हें करने के लिए, जाके करना है। द कपड़ा जो उन्होंने दिया दैट इज अ बॉडी, एंड जो तुम्हें लाइक सर्वर पे जाके एंड तुम्हें बोला रस्सियों पे डाले, सो छत हो गया तुम्हारा सर्वर, एंड देन यू कैन कंसिडर योर लाइक रस्सियाँ जो होगी तुम उसको डेटाबेस समझ सकते हो कि वहां पे जाके तुमने अपने डेटा को डाल दिया। सो दैट इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट दैट इज बीइंग मेड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। उसके बाद हमारा गेट रिक्वेस्ट आता है। सो मान लो कपड़े वगैरह सूख गए, शाम को मम्मी ने बोला कि हमें कपड़े लेकर आने हैं। सो अगर मम्मी बोलेगी कि सिर्फ लेके आने तो चलेगा नहीं, तो बोलेगी ना कपड़े लेकर आने हैं, कहाँ से लेकर आना है, छत से लेकर आना है, शी विल डिफाइन यू कि ये काम करना है। सो इस तरीके से हमारा गेट रिक्वेस्ट भी काम करता है। वी बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है हमारे सर्वर से। जब हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं ना हमारे सर्वर को, तो हम बोलते हैं कि मम्मी बोलेगी जाओ बेटा छत से कपड़े लेकर आओ, ठीक है। सो इस टाइप से तुम्हारा ये हो जाता है कि तुम छत पे गए अपने बेसिकली सर्वर पे, मम्मी ने बोला कपड़े लाने के लिए, तुमने कुछ गए कपड़े उतारे एंड रस्सियों से फिर कपड़े लेकर आ गए। सो दैट इज योर गेट रिक्वेस्ट, लेकर आए तुमने वापस मम्मी को दिया, दैट कम्स अंडर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स, बट फिलहाल के लिए वी विल सी द क्लाइंट साइड का रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी पुट और पैच भी इस तरीके से आती है। अगर हमें कोई चीज़ बदलनी है, जैसे कि कुछ मान लो कि मम्मी ने बोला कपड़े नहीं डालने थे, कुछ और डालना था, सो दैट इज अ पुट रिक्वेस्ट। क्या करता है पुट रिक्वेस्ट कि तुम जो भी उसको डेटा देते हो वो जाता है तुम्हारे सर्वर पे, डेटाबेस से कम्युनिकेशन होती है हमारे सर्वर पे, एंड देन वो उस डेटा को चेंज कर देता है, पूरा का पूरा रिप्लेस कर देता है, ठीक है। पैच रिक्वेस्ट अगर बात करें तो पैच इज अ वर्ड जहाँ पे लाइक उसको कोई भी अगर हमारा डेटा गलत चला गया, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ डेटा, अगर हमारा कोई यूजर का कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल नेम है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल हो गई, एंड ईमेल गलत चली गई डेटाबेस में, तो जब हमें वो चीज़ एडिट करनी होती है ना, तो वहाँ पे हम पैच रिक्वेस्ट डालते हैं हमारे सर्वर पे कि हमें ये डेटा जो है वो एडिट करनी है। इस तरीके से हमारा मल्टीपल कम्युनिकेशन चलता है हमारे सर्वर के साथ हमारे क्लाइंट साइड का, ठीक है। सो जब हम सारी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी यूआरएल होती है ना, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमारे क्लाइंट के पास भी यूआरएल होती है, एंड हमारे जो हम सर्वर डिप्लॉय जो हमारी सर्वर होती है जहाँ पे हम अपना कोड बैकएंड का कोड डिप्लॉय करते हैं, दैट आल्सो हैज अ यूआरएल, ठीक है। सो दैट बेसिकली वर्क्स एज अ एपीआई, लाइक एपीआई की डेस्टिनेशन पॉइंट एज अ काम करती है वो। सो दिस वाज लाइक ओवरव्यू ऑफ अबाउट कि हमारी जो फ्रंट एंड होती है वो बैक एंड से कम्युनिकेट किस बेसिस पे करती है। उनको वो रिक्वेस्ट करती है अलग अलग टाइप की, कहीं बोलते डेटा लेकर जाओ, कहीं बोलते डेटा लेकर आओ, कहीं बोलते डेटा अपडेट कर दो, कहीं बोलते डेटा डिलीट कर दो। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्वेस्ट जो कि होती है। अब इसके अलावा हमारे यूआरएल पे क्या होती है कि हम यूआरएल में मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हैं, वहाँ पे हम अलग अलग क्वेरी पैराम्स जाती है हमारी बॉडी, मैंने बताया कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में हम डेटा भेजते हैं। हम जब क्वेरी यहाँ पे लाइक इट्स मेंशन्ड ओवर हियर, क्वेरी पैराम्स जब डालते हैं, तो फॉर एग्जांपल जब मैं कपड़ों की बात करी थी, सो मान लो कि मम्मी ने बोला कपड़े लेकर आने, लेकिन फिर मम्मी ने क्या बोला, तुम्हें साथ में काम करना, जो कपड़े सूख गए होंगे ना वही लेकर आना, सारे मत लेकर आना। सो इस केस में मम्मी ने तुम्हें बता दिया कि सिर्फ हमें को इतनी चीज चाहिए, सारा का सारा नहीं चाहिए। तो ऐसे हम फिल्टर्स लगाते हैं अपने डेटा पे कि हमें सारा का सारा डेटा नहीं चाहिए होता है, हमें जो जिसकी रिक्वायरमेंट हमें बस वही चाहिए। तो क्वेरी पैराम्स हम इस केस में यूज करते हैं। अब हमने क्लाइंट एज अ क्लाइंट हमने सर्वर पे रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट जो होता है वो हेडर में हम कुछ चीजें भेजते हैं, लाइक जब रिक्वेस्ट बनती है ना तो उसमें 3-4 पार्ट्स होते हैं, हेडर होती है, बॉडी होती है, क्वेरी एज आई मेंशन जो कि हमारे यूआरएल
में आती है. राइट, समवन रेज्ड योर हैंड. ओके ओके ओके, ऑलराइट. सो हमारी मल्टीपल टाइप्स के जो पार्ट्स होते हैं हमारे यूआरएल में, सो बेसिकली वो हेडर्स होती है, पैरम होती है, क्वेरीज होती है. ठीक है, अभी हमारा सर्वर जो होता है वो हमसे वापस जवाब देता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमने कुछ लाइक रिक्वेस्ट करा है, कुछ बात करने की ट्राई की है, तो वो कम्युनिकेट बैक भी करेगा. सो वो जो रिस्पॉन्स देता है हमें, लाइक हमें जो जवाब देता है, दैट कम्स लाइक इन ऑल्सो, वो भी हेडर्स में आता है, बॉडी में भी आता है. और उसके साथ हमें वो एक चीज देता है, दैट इज स्टेटस कोड. ठीक है, स्टेटस कोड बेसिकली तुम्हें बताता है कि जो तुम्हारे रिस्पॉन्स जो तुमने पूछा था उसका जवाब मेरे पास है कि नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई है. तो स्टेटस कोड अलग अलग टाइप के होते हैं जो कि हमारे रिस्पॉन्स में मिलती है हमें, जब सर्वर से बात कर रहे हो तो उस टाइम पे हमें रिस्पॉन्स में मिलती है. सो स्टेटस कोड जो होती है वो बेसिकली काफी सारे टाइप्स के होते हैं. 200 टू 299 जो होती है वो हमारे डेटा क्रिएशन के लिए बेसिकली होती है. एंड जब लाइक आई थिंक 400 जो होती है वो यूजर के साइड से कुछ प्रॉब्लम होती है तो होती है. हाउ डू वी हैंडल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ वेबसाइट. ओके, सो वी बेसिकली डू नॉट थिंक ऑफ वेबसाइट में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैंडल नहीं करते हैं. वो जो होती है वो हमारी सर्वर साइड पे होती है. इफ दैट इज रिक्वायर्ड, अगर तुम्हारी जो लॉजिक्स है वो बहुत ज्यादा होती है, दैट इज हैंडल ऑन द सर्वर साइड, नॉट ऑन योर वेबसाइट. वेबसाइट पे बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें होती है, मोस्टली चीजें तुम्हारी एपीआई हैंडल करती है. ओके ओके, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो यहाँ पे जब कम्युनिकेशन चलती होती है ना हमारी, सो वहाँ पे ना प्रोटोकॉल्स बहुत सारे फॉलो होते हैं. लाइक ऑब्वियसली मान लो कि हमारा दो अगर कंप्यूटर है, ठीक है, हमें बात करनी है, फॉर एग्जांपल दो सर्वर भी है जब हमें बात करनी है. सो सर्वर का छोड़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड अगर हमारे पास दो कंप्यूटर है एंड उन्हें हम कम्युनिकेट करना है, सो वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? वायर के थ्रू अगर हमें करना हो तो हम करते हैं, राइट. अगर हमारे फोन का डेटा हमें अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में चाहिए होता है, तो अपने केबल के थ्रू उसको कनेक्ट कर लेते हैं, जो भी डेटा चाहिए होता है हम ट्रांसफर कर लेते हैं. ठीक है, सो अगर मान लो कि हमारे पास क्या है कि दो कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, एक कंप्यूटर में विंडोज है, ठीक है, एंड एक कंप्यूटर में तुम्हारी iOS की ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है. अगर तुम उनको वायर से कनेक्ट करके ट्राई करोगे वो काम नहीं करेगा, वहां पे ट्रांसफर नहीं हो पाती है भाई. अगर तुम सिंपली ट्राई करो तो उसमें इश्यूज आएंगी, अगर तुम कंप्यूटर्स को करते हो तो इसके लिए ना हमारे पास क्या होती है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग तरीके की हर एक चीज. इंटरनेट है बहुत सारी टाइप की, लाइक तुम्हारा डेटा ट्रांसफर होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको प्रॉपरली यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं. प्रोटोकॉल्स आर बेसिकली मेंट कि इसकी मतलब ये होता है कि रूल, सेट ऑफ रूल्स बने होते हैं कि तुम्हारे कौन सा जो लाइक डेटा है वो किस तरीके से ट्रांसफर होएगा. ठीक है, सो बेसिकली ओएसआई सिस्टम होती है. ठीक है, सो सॉरी, ओएसआई लाइक ओएसआई सिस्टम होती है जो कि ओपन मॉडल इंटरकनेक्शन सिस्टम कहते हैं. इट्स लाइक वेरी फैंसी वर्ड, राइट. सो उसमें क्या होता है, 7 लेयर्स होते हैं. तो लाइक बेसिक जो होती है वो आई थिंक दीज 4 लेयर्स आर. एप्लीकेशन लेयर पे होती है कुछ रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है कुछ रूल्स जो कि रिक्वायर्ड होती है. नेटवर्क लेयर पे भी होती है. एंड देन हमारी फिजिकल लेयर पे आती है हमारी इंटरनेट, जो हमारी वायरलेस लैन वगैरह जो होती है, या फिर जो इंटरनेट कनेक्शन करते हैं उसके थ्रू होती है, दैट इज फिजिकल कनेक्शन का. ठीक है, तो HTTP जो होती है, दैट प्रोटोकॉल इज बेसिकली जब हम टेक्स्ट की ट्रांसफर करते हैं उस टाइम पे होती है. ठीक है, एंड टेक्स्ट की ट्रांसफर, लाइक ट्रेंड्स की ट्रांसफर इन सेंस की जब हम HTTP का करते हैं तो किस तरीके से कौन सी चीज काम करेगी, मोस्टली हमारी वेबसाइट में यूज होती है. जब हमें डेटा का ट्रांसफर करना होता है टेक्स्ट के फॉर्मेट में, तब ये वाली हमारी प्रोटोकॉल चलती है. TLS जो होती है, हमने सुना है TLS इज बेसिकली SSL का हमने बहुत ज्यादा नाम सुना है, राइट. तो वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के बेसिस पे काम करती है ये वाली प्रोटोकॉल. देन वी हैव DNS, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम. एंड डोमेन नेम सिस्टम इज बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा, क्योंकि हम जब एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं किसी भी होस्ट पे, सो वहाँ पे हमें IP एड्रेस मिलता है उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए. बट एज अ ह्यूमंस वी कैन नॉट रिमेंबर बहुत सारा IP एड्रेस, क्योंकि IP एड्रेस रैंडम नंबर्स होते हैं. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डोमेन नेम्स को यूज करते हैं एंड हम डोमेन नेम्स के थ्रू एक्सेस करते हैं. फिर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है हमारी कम्युनिकेशन के वहाँ पे, लाइक कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स में. ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, बेसिकली जब भी तुम्हें किसी भी यू नो लाइक
एप्लीकेशन से कनेक्शन बैठाने होते किसी भी रिमोट डेस्कटॉप से, तो क्या होता है कि डेटा का जब ट्रांसफर होता है तो वो ना लाइक डेटा जो होती है छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, एक बार में बल्क में डेटा नहीं आता, इट कम्स इन अ स्ट्रीम। सो उस टाइम पे क्या होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल जो होती है वो मेक श्योर करती है कि जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो कहीं बीच में ब्रेक ना हो जाए और तुम्हारा डेटा जो है वो आधा अधूरा ना रह जाए। जैसे हम कभी डाउनलोड करते हैं, कभी हमारी लाइक फाइल करप्ट हो जाती है, कभी हमारा आधा अधूरा फाइल आता है, आधा अधूरा नहीं आता है। मूवीज भी हम कभी कभार ट्राई करते हैं डाउनलोड करने का या वहां से, सो क्या होता है कि आधी अधूरी मूवीज आती है, आधी अधूरी नहीं आती है, दिक्कतें आती है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल उस केस में फॉलो होता है जहाँ पे हमें कंटिन्यूअस कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि डेटा सारा का सारा आए और एक बार में आए, ठीक है। एंड देन वी हैव यूडीपी। यूडीपी बेसिकली जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होती है, ये मोस्टली लाइव स्ट्रीमिंग के लिए होती है, जहाँ पे डेटा मिलेगा कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं होती है। जैसे कि अभी हम लाइव वीडियो कॉल पे हैं, ऐसा हो सकता है ना कि मेरी इंटरनेट थोड़ी इशू हो जाए एंड फिर थोड़ा सा वीडियो लैग हो जाए, फिर वो डेटा जो है वो जो मिस हो गया डेटा वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे लाइक यूडीपी चल रही होती है कि डेटा मिली कि नहीं मिली दैट इज नॉट गारंटीड, बट लाइक ट्रांसफर हो रही है, डेटा जा रही है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारी ये वाली चीज काम आती है। नेटवर्क लेयर पे हमारी प्रोटोकॉल होती है। सो नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल होती है बेसिकली ये मेक श्योर करती है कि डेस्टिनेशन, बेसिकली अगर मान लो कि मैंने अपने लैपटॉप से मैंने सर्च करा है flipkart.com, तो ये मेक श्योर करे कि वो जो flipkart.com का एप्लीकेशन आ रहा है वो मेरे लैपटॉप पे ही आए, कहीं और ना चला जाए। तो डेस्टिनेशन कहाँ है ये इस बात का मेक श्योर करती है। लिंक एंड लेयर जो है ये बहुत ज्यादा फिजिकल लेयर पे काम करती है। तुम्हारी जो फिजिकल राउटर्स होते हैं वायर लाइक ये इंटरनेट वाले, इंटरनेट प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर वाले, उस लेवल पे काम करती है। सो आई डोंट थिंक कि इसकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए फिलहाल। सो आई थिंक दीज आर द लाइक वेरी वेरी बेसिक एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होती है जो कि फॉलो होती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन से, ठीक है। उसके बाद हमारा पार्ट आता है कि फ्रंट एंड बेसिकली, राइट। सो फ्रंट एंड हम डेवलप कैसे करते हैं? फ्रंट एंड हम डेवलप करते हैं, देयर आर अ फ्यू लाइक लैंग्वेजेस एंड लाइक HTML वी हैव, राइट। सो HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम जानते हैं, लाइक इसको यूज करके हम अपना फ्रंट एंड डेवलप करते हैं। सो एंड इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज भी अब आ चुकी है जिसको यूज करके हम अपना फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलप कर पाते हैं। व्हेन आई स्पीक ऑफ फ्रंट एंड आई मीन कि लाइक जो UI बिल्डिंग होती है, जिस तरीके से हम पूरा का पूरा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने फ्रंट एंड दिखने का, जो स्टाइलिंग होती है वो CSS के थ्रू होती है। स्ट्रक्चर हमारी HTML देती है एंड जावास्क्रिप्ट जो होती है दैट बेसिकली हमारी इंटरेक्शन को बनाती है हमारे एप्लीकेशन से। सो जो लाइब्रेरीज होती है वो हम यूज करते हैं फॉर एनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंस वी कैन से, या फिर डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अलग अलग लाइब्रेरीज। सो दिस इज अबाउट फ्रंट एंड लाइक डेवलपमेंट। बैकएंड जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हमारे पास होते हैं। सो बैकएंड में अगर हम Node.js और पाइथन की बात करें, सो वी हैव लाइक एक्सप्रेस सॉरी जावास्क्रिप्ट की जो लाइक फ्रेमवर्क है दैट इज Node.js, राइट। Node.js को यूज करके हम अपना बैकएंड डेवलप करते हैं। एंड पाइथन जो है उसकी फ्रेमवर्क है दैट इज Django। सो उसको यूज करके हम एक लाइक बैकएंड उसको भी यूज करके हम डेवलप कर सकते हैं। तो जावा की भी होती है बैकएंड डेवलप करते हैं जावा को भी यूज करके। So there are obviously also a Flask. I'm not sure what language it uses, but okay, ठीक है। Flask भी होती है जो कि जिसको हम like I think इसको backend के लिए यूज करते हैं, या फिर I'm not sure about that. Let's move to the database part. So database जो like basically हमारे पास database जो होती है वो होती है डेटा स्टोर करने के लिए, कि हमारा जो डेटा यूजर दे रहा है या जो हमें यूजर को दिखाना है उसको हम स्टोर करें अपने डेटाबेस में, ठीक है। सो डेटाबेस मल्टीपल टाइप्स की होती है हमारी, MongoDB होती है, SQL होती है, Postgres होती है। सो बेसिकली आई यूज MongoDB, सो दैट्स द एग्जांपल ऑफ MongoDB। लाइक हमारे लाइक अलग अलग डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल MongoDB में हम बेसिक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं डेटा को, एंड आई थिंक SQL में हम टेबल के फॉर्मेट में कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। सो अलग अलग टाइप के हमारे डेटाबेस होते हैं जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। Okay, so here comes a part that is messaging bus. We'll discuss it after the API. Okay, so अभी एक बहुत ज़्यादा important term आती है, what is an API? So API अगर हम full form देखेंगे, so it's very very fancy, an application programming interface. So basically क्या होता है
हम जब कोई भी एपीआई, जब हमें कम्युनिकेट करनी होती है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। हम एपीआई को अपने डेस्टिनेशन देते हैं कि हमें किससे बात करनी होती है, ठीक है, एंड फिर हमें एपीआई हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा के ट्रांसफर के लिए। दैट इज ऑल। ओके, सो यहाँ पे ऐसे मैंने बताया कि मम्मी ने बोला तुम्हें कुछ काम करने के लिए। सो मम्मी जब क्लाइंट थी एंड जब छत सर्वर था, तो यू आर द एपीआई जो कि एक सारा काम कर रहा है, डेटा को लेके जा रहा है, फिर डेटा को लाइक सर्वर से लेके आ रहा है डेटा पे, राइट। सो दैट इज व्हाट एपीआई इज। सो एपीआई जो होती है वो बेसिकली 3 तरीके से काम करती है। सो हम उस पर रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हमने बोला उसको कुछ करना है, वो जाता है, फिर हमारे सर्वर के पास वहाँ पे लाइक रिक्वेस्ट रिसीव होती है, एंड फिर वो कुछ रिस्पॉन्स हमारे पास लेके आता है। सो बेसिकली उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो प्रोसेस है वो चलता है। एंड ठीक है, आई थिंक दिस इज अबाउट एपीआई। सो अभी हम आते हैं लाइक मैसेजिंग बसेस पे। सो इट्स नॉट बेसिकली मैसेजिंग बसेस बट अ मैसेजिंग क्यू वी कैन से। सो इसमें क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास कोई एक एप्लीकेशन है जहाँ पे लाइक कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि टाइम टेकिंग है। फॉर नाउ लेट्स से वी हैव लिंक्डइन, राइट। लिंक्डइन में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे यूजर्स कंकरेंटली काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे होते हैं। अगर हमें कोई यू नो लाइक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है वहाँ पे, लाइक हमें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है लिंक्डइन पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लाइक एक साथ में तो बहुत सारे लोग हो सकता है ना कि कनेक्शन एक दूसरे को भेज रहे होंगे। सो वहाँ पे हमारा जो सर्वर होता है, अगर एक साथ सारे रिस्पॉन्स को करने चला गया, तो मान लो कि मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है, मुझे पता ही नहीं चलेगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा मुझे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, अगर कि वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर। सो मान लो कि ये हमारा लिंक्डइन, मान लो कि हमने यहाँ पे किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है। अभी जब मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, इसके पीछे बहुत सारी चीज होती है, राइट। हमारा क्लाइंट जो है वो हमारे सर्वर को बोलेगा कि ये वाला यूजर है, यूजर 1 जो है, फॉर एग्जांपल मैं यूजर 1 हूँ एंड कोई यूजर 2 है जिसको मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चाहती हूँ। अगर लाइक जब मैंने यहाँ पे यूजर 2 को रिक्वेस्ट भेजा, तो लाइक हमारा क्लाइंट जो है वो सर्वर को बोलेगा कि यूजर 1 जो है वो यूजर 2 को लाइक रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, राइट। वो हमारे सर्वर साइड पे जाएगा, वो ऐड होगा, एंड उसके बाद हमारी लाइक नोटिफिकेशंस वगैरह होती है, राइट। एंड इसके बाद हमारी ईमेल्स वगैरह होती है जो कि हमें मिलती है, लाइक जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट भेजता है लिंक्डइन पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें ईमेल आ जाती है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट यू। अगर हमारा सर्वर हर किसी को तुरंत इमीडिएट करने लग जाएगा सारा काम, तो क्या होगा कि वो स्लो हो जाएगा हर यूजर के लिए, बिकॉज लिंक्डइन बहुत बड़ी एप्लीकेशन है एंड ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हर किसी को फटाफट से ईमेल्स वगैरह भेज दे, बिकॉज ईमेल सेंड करने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी टाइम टेकिंग होती है। उसमें सर्विसेज हम यूज करते हैं अलग अलग, जो कि प्रोवाइड करी जाती है हमें अलग अलग कंपनीज के थ्रू, है ना। सो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे सर्वर पे ये चीज जाता है, हमारा जब ईमेल है हमारे सर्वर पे गया, सो ये चीज हमें डायरेक्टली हमारे यूजर को नहीं भेजी जाती है, बट ये जो है ये नोटिफिकेशन जो होती है एक हमारे क्यू में स्टोर हो जाती है। एंड आई थिंक इफ यू आर लाइक कभी आपने लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह अंडरस्टैंड करिए, उसमें क्या होता है, क्यू होता है। क्यू बेसिकली आप समझ सकते हो एक एरे होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर, जहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है ना, जो आता है लाइक एक लाइक उसमें नॉट एन एरे, यू कैन लाइक स्किप द एरे, ऐसा समझ लो कि एक टनल टाइप का समझ लो, ठीक है। क्यू में क्या होता है कि जब भी कोई डेटा आता है, तो जिस सीक्वेंस में वो डेटा आता है उस सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे जब भी हमारा कोई ईमेल हमें किसी को भेजना होगा, तो हमारा सर्वर क्या करेगा कि उस क्यू में हमारे बेसिकली इस ईमेल को पुट कर देगा कि ये हमारा ईमेल है, इसको भेजना है, ठीक है। अभी ये वाला ईमेल यहाँ पे है, ठीक है, एक ईमेल आई, मान लो कि किसी और यूजर ने लाइक यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5 अलग अलग लोग कनेक्शन भेज रहे हैं। मान लो कि अलग अलग लाइक बहुत सारे ईमेल्स हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट आ गई, बहुत सारे ईमेल्स भेजने हैं, ईमेल्स भेजने में लगेगा टाइम, तो एक एक करके भेज नहीं सकते तुरंत, तो हम क्या करते हैं उसको स्टोर करते हैं टेम्पररीली अपने क्यू में। सो क्यू में क्या होता है कि वही होती है कि डेटा हमारा जैसे जैसे आता है सीक्वेंस में वैसे वैसे एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मेरा लाइक यूजर 1 का सबसे पहले उसने ईमेल भेजने का नोटिफिकेशन हमें ऐड करा था, सबसे पहले उसने रिक्वेस्ट करी थी कनेक्शन के लिए, तो वही वाली लाइक उसको सबसे पहले ईमेल जाएगी बेसिकली। अगर मान लो यूजर 2 जाता है एंड वो भी ऐसे रिक्वेस्ट करता है कनेक्ट किसी को करने के लिए, तो हमारी जो ईमेल 2 है वो सर्वर के पास आई
एंड क्यू में ऐड हो गई, कंकरेंटली हो रही है चीज, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है इसमें, तब जाके ऐसे क्यू में वो ऐड होता जाता है। एंड फिर हमारे पास एक लाइक वर्कर होता है जो कि क्या करता है, चेक करता रहता है कि यहाँ पे कुछ है क्या, अगर कुछ मिलता है उसको ईमेल, वो लेता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। एंड वो जो ईमेल है वो फॉर एग्जांपल मेरी ये ईमेल बॉक्स है, एंड फिर यहाँ पे वो मुझे गेट हो जाती है, सॉरी फॉर द मिस आई मेड यू, लाइक जो ईमेल है वो यहाँ पे हमें मिल जाती है, ठीक है। सो मैसेजिंग क्यू जो होती है वो इस तरीके से काम करती है कि हम यूजर को ना वेट नहीं करना पड़ता है, बेसिकली यूजर को रिस्पॉन्स मिल जाता है कि चलो तुम्हारा रिक्वेस्ट चला गया है, एंड कंफर्मेशन हमें मेल आ जाती है बाद में, लाइक हमें पता नहीं होता है कब जा रहा है, बट वो बेसिकली मिल जाती है एंड यूजर फ्री हो जाता है बाकी कुछ चीज करने के लिए। वो वेट नहीं कर रहा होता है कि लोडिंग लोडिंग चल रही है, ईमेल गई नहीं गई, कनेक्शन रिक्वेस्ट गई नहीं गई, वो चीज नहीं होती है। वो बस उसको पता चलता है कि चलो मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, सर्वर के पास चला गया, अब सर्वर उसको क्या करता है, ईमेल वगैरह होती है, नोटिफिकेशंस वगैरह होती है, वो सारी क्यूज के थ्रू हैंडल कर लेता है। सो बेसिकली ये हमारा लाइक पॉइंट होता है मैसेजिंग बसेस का, बेसिकली मैसेजिंग क्यूज का, ठीक है। अब हमारी जो मेन टॉपिक है आज की वो आती है कि हमारी मोनोलिथ एंड माइक्रो सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म्स है क्या। सो हमारी जो आर्किटेक्चर होती है किसी भी एप्लीकेशन की, वो हमारी दो तरीके से लाइक मेजरली काम करती है, दैट इज मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज। सो आर्किटेक्चर क्या होती है, फर्स्ट थिंग, सो हम जब भी कोई वेब एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, सो हम उस एप्लीकेशन की जो फ्लो होती है, उस आर्किटेक्चर लाइक सॉरी उस एप्लीकेशन की जो ब्लूप्रिंट होती है कि वो एप्लीकेशन किस तरीके से काम करेगा, दैट इज बेसिकली हमारा वेब आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। सो अभी जनरली क्या होता है कि हम बाय डिफॉल्ट हम जब भी कोई एप्लीकेशन बनाने जाते हैं, ठीक है, सो उसमें हम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग जब हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा एक फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उसमें हमने बैकएंड का कोड डाल दिया, हमने दूसरी फाइल बनाई, फोल्डर बनाई, फ्रंट एंड का कोड डाल दिया, डेटाबेस को भी उसमें कनेक्ट करते हैं, एंड जनरली दिस वर्क्स वेरी वेरी फाइन। अगर आप छोटे एप्लीकेशन बना रहे हो तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सही चलता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होती है कि हमारी जो कोड बेस होती है वो एक ही होती है। सो कोड बेस इन सेंस कि हम सारा का सारा कोड जो है वो एक फोल्डर में रख रहे हैं, एंड जब डिप्लॉय कर रहे हैं उसको, तो उसको डिप्लॉय भी हम एक ही सर्वर पे कर रहे हैं। एंड जनरली आप सोचोगे कि हम मल्टीपल सर्वर से थोड़ी डिप्लॉय करते हैं, हम तो एक ही सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, हाँ। सो जब हम छोटे एप्लीकेशन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें मोनोलिथिक ही फॉलो करते हैं, एंड वही ऑब्वियसली हर कोई फॉलो करता है जब एप्लीकेशन काफी छोटी होती है। इसके अलग अलग फायदे होते हैं जब हम लाइक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज लाइक ये बहुत ज़्यादा इजी होता है डेवलप करने के लिए, आपको आर्किटेक्चर नहीं सोचना है, आपको अलग अलग चीज़ों में कम्युनिकेशन कैसे होएगी वो भी नहीं सोचने की ज़रूरत है, मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नया डेवलपर आता है आपकी टीम में, तो उसको समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा कि ठीक है हमारा सारा का सारा कोड यही है, जो भी है यहाँ पे को पता चल जाएगा। अब उसको अलग अलग रेपोजिटरी में जाके देखने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमारा क्या कोड कैसे काम कर रहा है, किससे क्या कनेक्ट कर रहा है, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन धीरे धीरे बड़ी होती है, मोनोलिथिक एप्लीकेशन, तो यार उसको ना लाइक मैनेज करना काफी टफ हो जाता है, डिपेंडेंसी ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसमें एक चेकआउट है, ठीक है, एंड एक पेमेंट सेक्शन है, ठीक। अभी वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है एंड हर एक चीज स्मूथली चल रहा है, बट कुछ इश्यू आई एंड कंपनी चाहती है कि वो उसको अपग्रेड करे एंड कुछ चेंजेस करने हैं पेमेंट वाले में एंड लाइक तुम्हारे चेकआउट वाले सेक्शन में। तो दोनों के लिए अलग अलग टीम डाल दी, 3 डेवलपर्स को चेकआउट पे डाल दिया, 4 डेवलपर्स को पेमेंट पे डाल दिया, वो दोनों डेवलप कर रहे हैं। अभी मान लो कि तुम्हारा जब डेवलपमेंट चल रहा है एंड तुम्हें पेमेंट सेक्शन वाले जो टीम है उन्हें टाइम लग रहा है, ठीक है, बिकॉज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है करना, राइट, उसमें टाइम लग रहा है एंड फिर वो चीज डेवलप हो रही है। बट मीन वाइल जब वो डेवलप हो रही है, तुम्हारी चेकआउट वाली जो सेक्शन है वो डेवलप हो गई, खत्म हो गई, एंड तुम चाहते हो उसको डिप्लॉय करने के लिए। तो उस टाइम पे जब 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 चीजें इंटरकनेक्टेड बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसमें डिपेंडेंसी होती है कि इसको चेंज करने से कोई और कहीं और का कोड तो नहीं क्रैश हो जाएगा, कहीं और के कोड में इशू तो नहीं आ जाएगी, कहीं और की यूआई तो खराब नहीं हो जाएगी, या फिर कहीं का और का लाइक कोई और एपीआई तो नहीं प्रॉब्लम करेगी। तो बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है उस टाइम पे जब हम एक ही स्ट्रक्चर लाइक एक ही फोल्डर पे काम कर रहे होते हैं। काम करना भी बहुत मुश्किल होता है, एक रेपो पे काम करना मल्टीपल डेवलपर्स के लिए प्रॉब्लम होती है, उसको मैनेज करने में मैनेजिंग बहुत इशू करती है। एंड जब हम रीडिप्लॉय करते हैं ना उसको, लाइक मान लो कि हमारा चेकआउट वाला पेज हो गया, पेमेंट वाला भी पेज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हमने मान लो कि एक पुश कर रखी है, हमने थोड़ा बहुत
पुश कर रखा है एंड हमें क्या करना है, उसको लाइक लाइव करना है, बट हम नहीं कर सकते बिकॉज हमारी पेमेंट वाली जो सेक्शन है दैट इज येट टू बी बिल्ट, एंड अगर हमने कर दिया उसको डिप्लॉय तो क्या होगा, हमारा पूरा कोड क्रैश होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे, ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा क्या होती है, हमें ना स्केलिंग की बहुत ज्यादा इशू आती है, ठीक है। स्केलिंग इशू कैसे आती है, सो मान लो कि हमारे पास क्या है कि लेट्स से वी आर यूजिंग इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे हमारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा इंस्टाग्राम हो गई, ये हमारी स्टोरी की सेक्शन हो गई, एंड ये हमारी फीड हो गई, एंड लेट्स सपोज दैट ये हमारी चैट की सेक्शन हो गई, ठीक है। इमेजिन करो कि सारा का सारा जो कोड है वो एक जगह पे है, तो क्या होगा अगर मान लो कि हम जब इसको ऑब्वियसली लाइक जब बिल्ड कर रहे हैं तो चीजें सही से काम करेंगी, लेकिन जब हमारा लाइक जो एप्लीकेशन हमें बड़ी करनी होगी, बड़ी किस केस में करनी होगी, जब हमारे एप्लीकेशन प्रॉब्लम करेगा। मान लो कि हमारे हर रोज के जो यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा आने लग गए। इनिशियली इंस्टाग्राम हमने आज लॉन्च करी है, न्यू इंस्टाग्राम हमारी, तो 10,000 20,000 लोग आ रहे हैं, बट धीरे धीरे करके जो यूजर्स है वो बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। एंड फिर हमारे अभी अगर हम जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं उसकी एग्जांपल है, तो मान लो कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स है, लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं ना उनके, उसने कोई पोस्ट डाली एंड वो जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा शेयर होने लग गई। अब इमेजिन दैट अगर 4 मिलियन तुम्हारे यूजर्स एक बार में किसी एक पोस्ट को शेयर करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा सर्वर भी बेसिकली क्या होता है कि हमारा काइंड ऑफ कंप्यूटर होता है, उसकी भी एक लिमिट होती है हमारे खुद के फिजिकल कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के जैसा 4 GB रैम, मे बी 16 GB रैम, कुछ हमारे पास उसकी कुछ ग्राफिक होती है, हमारे रैम होते हैं, स्टोरेज होती है। सो उसकी बाउंड्री होती है कि वो एक बार में कितना सारा डेटा हैंडल करेगा। अगर हम अपने लैपटॉप में भी 75 टैब खोल के बैठ जाएंगे, क्रोम का ही लैपटॉप क्रैश करने लग जाता है, इशू आती है ना, तो सेम चीज होती है हमारे सर्वर के साथ। जब हम वहां पे ज्यादा रिक्वेस्ट डालने लग जाते हैं, तो रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे ना 2-3 चीजें फॉलो करते हैं। स्केलेबिलिटी में यहाँ पे इशू आएगी, अगर हम मोनोलिथिक करते हैं ना तो क्या होगी प्रॉब्लम, स्केल करने के लिए आई टेल यू, हम इसको स्केल जब करना चाहेंगे कि चलो मतलब मान लो कि मतलब मेरे को दिन के लाख लोग हैं जो कि यूज कर रहे हैं और वो शेयर हो रही है, हमें इसको अब स्केल करने की नौबत आ गई कि मेरे को हमें बढ़ाना पड़ेगा। 2-3 तरीका स्केल कर सकते हैं इसको, दो एक्चुअली मेजरली, दैट इज बेसिकली वन कम्स इज वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं, एंड इस एप्लीकेशन की हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी कर सकते हैं। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशन है, हम उसको पूरा का लाइक नॉट एप्लीकेशन, बेसिकली सर्वर की जो लिमिटेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने बताई 4 GB रैम एंड 16 GB रैम, तो हम उसको बढ़ाने का ट्राई करेंगे, हम उसको पावर ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल स्केलिंग हम करते रहेंगे, मान लो हमारे 10,000 20,000 मान लाख यूजर्स को भी हमने हैंडल कर लिया, बट वर्टिकल स्केलिंग करने के लिए भी एक बाउंड्री होती है दैट वी कैन नॉट स्केल इट बियॉन्ड अ लिमिट, लाइक आई एम नॉट श्योर कितनी अभी रैम की बाउंड्री है, बट हम उसको भी हाइपोथेटिकली अगर हमने मान लो क्रॉस कर लिया, फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, राइट। सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में तो फेल हो जाएंगे, डेफिनेट सी बात है। लाइक सॉरी, वर्टिकल स्केलिंग में हम यहाँ पे जब हम स्केलिंग करेंगे इसकी, जब हम इसकी वर्टिकल स्केलिंग करेंगे, सो बेसिकली हम रैम को लाइक 16 थी तो उसको हमने बढ़ा के रैम को फॉर एग्जांपल 128 कर दिया, ठीक है, बट स्टिल ये भी फेल हो सकती है, तो इसलिए हम वर्टिकल स्केलिंग नहीं करते बड़े एप्लीकेशंस की, हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बेसिकली ये होती है कि अगर तुम्हारे पास लाइक 16 GB रैम की एक तुम्हारी सर्वर है, ठीक है, हम क्या करेंगे उसको डुप्लीकेट कर देंगे, हम एक और सर्वर बना देंगे जो कि सेम पावर देगी, सेम यूजर्स को हैंडल कर सकती है। अगर ये भी कम पड़ गया हम एक और कर लेंगे, उसका कॉपी बना देंगे। सो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं, बेसिकली हम सर्वर्स के मल्टीपल हम कॉपीज बना रहे होते हैं, ठीक है। अभी इसमें इशू क्या आती है कि हम मोनोलिथिक जब हम फॉलो कर रहे हैं, तो अभी मैंने बताया कि जब हम पोस्ट शेयर कर रहे होंगे, मान लो कि कुछ मिलियंस हैं हमारे फॉलोअर्स एंड वो पोस्ट शेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा सिर्फ एक सेक्शन जो है शेयर करने का, या फिर हमारा जो पर्टिकुलर पोस्ट की जो सेक्शन है, मे बी हो सकता है उस सर्विस पे लोड आ रही है, बट हमारी स्टोरी वाले सर्विस पे लोड नहीं आ रही है, हमारे चैट वाले सर्विस पे लोड नहीं आ रही है, बट हम अनोइंगली हम उसको भी स्केल कर रहे हैं, हम उसको भी स्पेस दे रहे हैं, जबकि उसको जरूरत ही नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसकी इतनी यूज ही नहीं है।
सो दैट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा जो होता है मोनोलिथिक फेल होता है, मेंटेनेबिलिटी में भी फेल होता है हमारा मोनोलिथिक इस तरीके से ही, ठीक है। सो अगर हम मोनोलिथिक को ना यूज करें तो हम क्या यूज करें बड़े एप्लीकेशंस के लिए? सो बड़े एप्लीकेशंस के लिए हम बेसिकली माइक्रो सर्विसेज को कंसिडर करते हैं यूज करने के लिए। सो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, देखो माइक्रो सर्विसेज क्या होते हैं, हमारी बैकएंड में भी यूज करते हैं, बैकएंड में ही मोस्टली यूज करते हैं। एंड कुछ टाइम से लाइक फ्रंट एंड साइड में भी माइक्रो फ्रंट एंड लाइक यूज हो रही है। सो माइक्रो फ्रंट एंड्स आर नॉट दैट फेमस, बट माइक्रो सर्विसेज जो होती है वो काफी ज्यादा यूज करते हैं बड़े एप्लीकेशंस जितने भी होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जब हम स्केलिंग करेंगे एप्लीकेशन की, सो वो डुप्लीकेसी आएगी, बिकॉज हमें जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है स्केल करने की, जब उसको भी स्केल कर रहे होंगे वहाँ पे। जैसे हमारा चैट सर्विस को उस पर लोड ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं कि वो और भी सर्वर उसको सर्व करें, बट वो भी हो रहा है। सो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं माइक्रो सर्विसेज से, ठीक है। सो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, बेसिकली हम अपने एप्लीकेशन को एनालाइज करते हैं एंड हम बिजनेस लॉजिक के थ्रू सोचते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमारी इंस्टाग्राम है एंड हम यहाँ पे चाहते हैं माइक्रो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना। हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली हमारी एप्लीकेशन में मल्टीपल पार्ट्स है। इंस्टाग्राम में हमारी चैट सर्विस है, हमारी फीड सर्विस है, हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट लेने लाइक एक्सेप्ट एंड फॉलो करने वाली सर्विस है, हमारी रील की है, बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस बेसिस पे कि कौन कौन सी सर्विस हमारे पास अवेलेबल है, उस बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोड को डिवाइड कर सकते हैं, कोड लेवल पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं एंड देन फिर हम इसको स्केल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसके अलग अलग जो फायदे होते हैं बेसिकली तुम्हारे माइक्रो सर्विसेज यूज करने के। पहली चीज तो ये होती है कि स्केलेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। इमेजिन वही पॉइंट आ जाती है, इमेजिन करो कि हमें चेकआउट और पेमेंट वाले सेक्शन को करना था, तो अगर वो दोनों अलग अलग जगह पे रहती, अलग अलग जगह पे अलग जगह पे उसका कोड बेस रहता, तो कितना ईजी होता। हमने पेमेंट हमारा डिप्लॉय हो गया, हमने उसको पुश कर दिया एंड देन वो हमारा लाइव हो गया। अब हमें फर्क नहीं पड़ता है कि चेकआउट वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारी कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो हमारा कभी भी कोड क्रैश नहीं होगा। स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो गई, स्केलेबिलिटी भी ईजी हो जाती है। यहाँ पे हमारा लाइक जैसे हमने हॉरिजॉन्टल जब स्केलिंग की इसकी, तो हमने सारे के सारे कोड को हमने मल्टीपल सर्वर्स पे डाल दिया, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जब हम लाइक माइक्रो सर्विसेज के डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है, वो कंटेनर्स में करते हैं। कंटेनर्स क्या होते हैं, बेसिकली तुम्हारे कंटेनर्स तुम्हें ना इन्वायरमेंट, जब हम लाइक फॉर एग्जांपल AWS को ले लेते हैं, तो वहाँ पे अगर हम डिप्लॉय करते हैं, सो वो हमें ना कंटेनर्स वहाँ पे होते हैं जो कि हमें लाइक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। किसी भी लाइक एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें इन्वायरमेंट वहाँ प्रोवाइड करी जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई कोड है तो हमारे पास लाइक हमारे वर्जन अलग हो सकते हैं। हमारी जो पैकेजेशन वगैरह फाइल होती है, जहाँ पे सारा का सारा डिफाइंड होता है कि क्या वर्जन फॉलो हो रहा है, क्या चीज़ तुम्हारी डिपेंडेंसी है, तुम्हारे क्या क्या पैकेजेस यूज हो रहे हैं, तो सारी की सारी जो इन्वायरमेंट होती है वो हमारे वहाँ पे लाइक एप्लीकेशन को प्रोवाइड करी जाती है कंटेनर के थ्रू। अगर मान लो कि हमारा फीड सेक्शन है, उसको हमने अपना अलग कंटेनर दे दिया, तो उसकी जो भी डिपेंडेंसी है किसी और से हट गई, वो कंटेनर में अलग हो गया, वो क्रैश नहीं करेगा, वो अलग चलेगा। तो वैसे ही हमने अलग अलग कंटेनर्स में सारे सर्विसेज को डाल दिया। अब मान लो कि हमारे किसी एक सर्विस पे बहुत ज्यादा लोड आ रही है, फॉर एग्जांपल वही फीड वाली सर्विस हो गई या फिर शेयर वाली जो होती है, उस पर आगे काफी लोड आ रही है। हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंटेनर को उठा के हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं, हमें बाकियों को स्केल करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे थोड़ी कॉस्ट कटिंग होती है, एक ऑब्वियसली वो हमें सस्ता पड़ता है अगर हमें बहुत सारे कोड को हमें स्केल नहीं करनी पड़ी तो। वहाँ पे वो अच्छी चीज हो जाती है। उसके बाद जब हम लाइक माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं, तो डिपेंडेंसी को हटाने का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंसी हटाते हैं हम, बेसिकली डिकपल करते हैं उसको। सारे के सारे जो कोड होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर मैं लाइक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को बताऊँ यहाँ पे, लेट्स सपोज कि हम कोई नोड एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो नोड एप्लीकेशन में क्या होता है, हमारे यहाँ पे हमने क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाई, यहाँ पे हमारी SRC फाइल हो जाती है, उसमें हमने कंट्रोलर बना दिया, ठीक है। उसमें फिर हमने यहाँ पे मॉडल बना दिया, उसमें हमने फिर यहाँ पे अपना डेटाबेस वगैरह का चीज़ें लिख दी, ठीक है। अब हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, सारे के सारे कंट्रोलर्स के अंदर करते हैं। इन जनरल अगर हम मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाते हैं, क्या होता है कि लेट्स सपोज कि ये हमारा कंट्रोलर फाइल हो गया, ठीक है, ये हमारा मॉडल हो गया, यहाँ पे मॉडल्स हमने रख दिए,
यहाँ पे हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया एंड अलग अलग हमने फाइल्स को रख दी, लेकिन जो है ना इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने किसी ने एपीआई बनाई होगी तो यू विल नो कि हम एपीआई जो भी हमारे आती है, रिक्वेस्ट आती है, वहाँ से हम लाइक गेट करते हैं चीज़ों को एंड हम कोड में ही एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड सेम हमारे कंट्रोलर के अंदर ही हम लॉजिक्स लिख देते हैं, हमारी बिजनेस लॉजिक भी रहती है वहीं पे, हमारे डेटाबेस की जो लॉजिक्स रहती है, डेटाबेस से डेटा लेने की जो लॉजिक होती है वो भी वहीं पे होती है। सो यहाँ पे मोनोलिथिक जो होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर हम इसको स्केल करने जाएंगे तो वही इशू आएगी कि हमारा एक पार्ट हो गया स्केल, एक पार्ट नहीं हो, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा टाइटली कवर्ड होती है यहाँ पे। बेसिकली अगर हम फैंसी वर्ड्स यूज करें तो डिपेंडेंसी इन सेंस की एक जगह पे फॉर एग्जांपल मान लो हमारा एक्सप्रेस ऐप हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, नोड.जेएस में हमने एक्सप्रेस ऐप को यूज करा है अपने एपीआई को बनाने के लिए। अभी जब हम कोई भी कंट्रोलर बना रहे होंगे तो हम एक्सप्रेस ऐप को उसके अंदर भी यूज कर लेते हैं। हम जब कंट्रोलर बनाते हैं तो एपीआई के अंदर हम हमारा डेटाबेस भी कनेक्शन कभी कभी बिठा लेते हैं। सो वो सबसे क्या होता है कि हम जब डेटाबेस को चेंज करना चाहेंगे प्रॉब्लम आएगी, वहां पे हम नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे जगह पे चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो हमने एक्सप्रेस ऐप को हटाना चाहा, हम एक्सप्रेस के बदले कोई और सर्विस यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें वहां पे चेंज करने में इशू आएगी, बिकॉज हमने बहुत सारे फाइल्स में उसको इंपोर्ट कर रखा है, बहुत सारे फाइल्स में हमने डायरेक्टली एक्सप्रेस के ऐप को यूज कर रखा है। सो यहाँ पे इसको हम बेसिकली डिपेंडेंसी बोलते हैं, क्योंकि हम हर जगह पे सेम चीज को यूज कर रहे होते हैं एंड हमारी चीजें काफी ज्यादा टाइटली कवर्ड होती है। अब हम जब डीकपलिंग की बात करते हैं, सो बेसिकली अगर लाइक इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म उप्स, जब हम पढ़ते हैं ना लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन की एक पॉइंट आती है। हम क्या करते हैं कि बेसिकली हमारा जो भी कोड होता है हम उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं हमारे लॉजिक के बेसिस पे एंड उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं बाकी सारी चीज़ों से, ठीक है, दैट इज डीकपलिंग। अगर हम मान लो कि एक्सप्रेस ऐप को यूज कर रहे हैं एक जगह पे, तो हमने उसको कहीं और पे रखा है फाइल को, एंड उसमें हम जो भी चीज़ हमें वहां से चाहिए हमने निकाला एंड देन हमने फाइल फंक्शंस के थ्रू उसको कॉल करे, एक्सपोर्ट वगैरह करा, वो सारी चीज़ें करी एंड देन हम यूज़ कर रहे हैं। सो हम उसको लूजली कपल्ड बना रहे, बेसिकली वी कैन से कस्टम बना रहे चीज़ों को हम हर जगह पे यूज़ करने के लिए। जैसे हम रीयूजेबल फंक्शंस बना लेते हैं, यूज़ करते हैं उसको हर जगह पे, वो इंडिपेंडेंट होता है। उस पर क्या होती है, पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आती है, वो चीज़ें तुम्हें कैलकुलेट करती है एंड देती है। सो दैट इज बेसिकली डीकपलिंग। हम जब वहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स को, सारे के सारे पार्ट्स को हम इंडिपेंडेंट बनाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सो दैट इज डीकपलिंग वहाँ पे होती है। सो अभी हमारी माइक्रो सर्विसेज बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है जब बड़ी एप्लीकेशन होती है, बट यार पता है माइक्रो सर्विसेज के भी अपने लाइक बुरे पार्ट्स होते हैं, बिकॉज माइक्रो सर्विसेज कॉम्प्लेक्स हो जाती है एक टाइम पे, जब एप्लीकेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है, रिपोजिटरी काफ़ी हो जाती है, कंटेनर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसको भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है एंड टेस्टिंग वगैरह में प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज हम जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो यार हम लाइक कंपोनेंट वाइज तो टेस्ट कर सकते हैं कि चलो छोटी छोटी चीज़ें हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बट हम जब बड़े लेवल पर टेस्ट करना चाहते हैं, एंड टू एंड टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हैं, या फिर हमें आपस में इंटरेक्शन है कि नहीं उनकी सही से, वो टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स बनाती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाता, कॉम्प्लेक्स बनाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैनेज करना होता है, ऑब्वियसली टफ हो जाता है एंड कॉस्ट बढ़ाती है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है हम जब बहुत सारे कंटेनर्स को यूज़ करेंगे लाइक अलग अलग सर्विसेज के लिए, सो वो कॉस्ट भी बढ़ाती है। बट आई थिंक जब हम माइक्रो सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, सो आई थिंक जब हमारी कंपनी की जब साइज एक लेवल के बाद बढ़ जाती है, तब जाके हम माइक्रो सर्विसेज को लाइक कंसिडर करते हैं इवन लाइक यूज करने के लिए। सो आई थिंक कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बट बड़े लेवल पे होती है। छोटे लेवल पे हम यूज करते हैं माइक्रो सर्विसेज, सो दैट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव एट ऑल, महंगी पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। सो ये थी हमारी बेसिकली माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होती है वो होती है, ठीक है। So yeah, I think this was the session that I wanted to. This was the things that I wanted to share in this session, and we can go with questions if you guys have any. If you guys have any question, you can ask over here. I think nobody has a question. Everyone understood. Was it that clear? Okay then. ठीक है. Thank you so much, ma'am. That was a wonderful experience that we have gained over here. It will be inevitable throughout our lives, and we will keep in mind for our future endeavors.
Thank you so much. Okay. Okay. All right. Thank you. Thank you so much. Everyone can leave the meeting now.